मैं 26 साल की हो चुकी थी, इसलिए माँ ने जो भी पहले रिश्ता आया उसके लिए हाँ कर दी। उन्होंने कोई छानबीन भी ना करवाई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे रिश्ते बस टूटते ही जा रहे थे और माँ को लगता था कि किसी ने मुझ पर जादू करवाया है। इसलिए शादी से इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और अपनी बुढ़ी माँ का ख्याल करते हुए मैंने भी अपनी रजामंदी दे दी थी। मेरे ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी। माँ ने भी हमारी हैसियत के मुताबिक जल्दी ही मेरी शादी कर दी थी। मुझे शादी के बाद पता चला कि पति तो बाहर मुल्क में काम करता है। शादी के चंद दिनों बाद ही वह वापस चले गए थे। मैं हैरान थी, उन्होंने यह बात हमें पहले क्यों ना बताई थी। मैंने जब अपनी सास से पूछा कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, तो सास एकदम घबरा गई और इस बात का जवाब इस अंदाज में दिया जैसे वह इस बात को नज़रअंदाज करना चाहती हो। मुझे सास से कोई जवाब ना मिला था, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी, अगर वह हमें बता देती कि मेरा पति बाहर मुल्क में रहता है तो इससे मोहल्ले वाले और बाकी सब भी मेरे पति की और इज़्ज़त करते। खैर, उन्होंने अगर नहीं बताना था तो उन्होंने ऐसा करके दिखा भी दिया था। मैं अब क्या कर सकती थी। उनका तो बस यही कहना था, तुम्हारे कदम बहुत अच्छे साबित हुए हैं, जल्द वीज़ा लग गया है। यह बात सुनकर मुझे यूँ महसूस हुआ था जैसे सास जानबूझकर किसी मकसद के तहत ऐसा कह रही हो। लेकिन मैंने अपने दिमाग को झटका और शादी के शुरू के दिनों में ही अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मेरे ससुराल में बस सास, एक नंद और 17 साल का देवर ही था। देवर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, यह बात मेरी सास ने शादी के दूसरे दिन ही मुझे बता दिया था। मेरे देवर की दिमागी हालत ख़राब होने का कोई मसला नहीं था। मैंने शादी के बाद देखा कि सास अपने बेटे के सारे काम खुद ही करती थी। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी नंद और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। पति से भी मेरी बात होती रहती थी। ज़िंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। अचानक मेरी ज़िंदगी में ऐसा किस्सा पेश हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, देवर मुझे देखते ही दूध पीने की ज़िद करने लगा। यह बात मुझे बड़ी अजीब लगी, क्योंकि मेरा देवर ज़्यादातर खिलौने में ही बिज़ी रहता था। देवर की यह बात सुनकर नंद जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गई। यह सब देखकर मेरे दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस घर में यह सब हो क्या रहा है। अभी चाय पी ही रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे से बाहर निकला। मैंने देवर को देखा तो उसका हुलिया देखकर मुझे हैरत हुई थी। मेरे देवर के मुंह में दूध से भरा हुआ था। देवर के बाद मेरी नंद भी कमरे से बाहर निकली। नंद के कपड़ों पर भी दूध की बूंदें मौजूद थीं, मगर मुझे याद था जब नंद कमरे में गई थी इसके कपड़े पर प्रेस किए हुए थे, और अब कपड़ों का ये हाल देखकर तो मेरा दिमाग ही अपनी जगह पर ना रहा था। माथे पर पसीने आ रहे थे। मैं बस अपनी नंद को देखते ही जा रही थी। सास मेरे करीब आकर कहने लगी, बहू क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और सास को टाल दिया। अब मैं सास से उसकी बेटी और बेटे की शिकायत तो लगाने से रही, सास ने फिर मुझे बातों में लगा दिया। मैं अपनी नंद की उस हरकत को तकरीबन भूल ही गई थी। काम की मशरूफियत में मेरा दिमाग उन तमाम सोचों से भटक गया था। ऊपर से मैं भी काफ़ी सेहतमंद थी, इसलिए काम करते करते पसीने छूट जाते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने की वजह से लेटी हुई थी कि मेरी सास कमरे में आई, तो मुझे पता न चल सका। मुझे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैं उठ बैठी। अपनी सास को देखकर मैं डर गई। मेरा ध्यान किसी और तरफ था, इसलिए मेरा चौंक कर डरना अनोखी बात नहीं थी। जल्दी से मैं खुद को संभाला और सास से पूछा, माँ सब ठीक तो है, आपको कुछ काम था। बहू, मैं बस तुमसे एक बात कहने आई थी। मैंने अपनी सास को कहा। माँ बताएं क्या बात है। तब सास मुझे देखने के बाद आराम से बोली कि बहू मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम तो जानती हो तुम्हारा जिस्म भरा भरा सा है, ऊपर से तुम्हारा देवर थोड़ा पागल सा है। इसकी बीमारी की हालत ऐसी है कि वह कुछ भी बोल देता है और कर देता है। तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, तुम जानती हो कि वह पागल है। तुम्हारा जिस्म भरा भरा है, तुम जब भी कमरे से बाहर निकला करो तो अपने आप को अच्छी तरह से ढककर निकला करो। वह खामोश हुई तो मैं उनका मुंह ताकने लगी। उन्होंने क्या कहा था,
उनकी बात पर मुझे जितनी हैरत हुई उतनी ही कम थी। अगर वह पागल था तो उसे अस्पताल में दाखिल करते। लेकिन खैर, सास की बात इतनी भी बुरी ना थी। मुझे वाकई ख्याल रखना चाहिए था। मैं अगर अपनी सास से सवाल करती तो ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचती। मैं खुद को समझाया कि सही ही तो कह रही हैं, मुझे अपने पहनने और उठने का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद मैं सास को कुछ भी कहने का कोई मौका ना दिया था। मैं खुद पर अब ध्यान देने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि सास अब काफ़ी भरोसेमंद नज़र आने लगी थी। एक दिन नंद और सास बाजार गई हुई थी। देवर आंगन में बैठा क्रिकेट खेल रहा था। अचानक देवर की चीखने की आवाज़ पर मैं भागकर सहन में चली गई, मगर बाहर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि देवर उस वक्त गीले कपड़ों में था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। देवर इस वक्त पूरा पानी में भीगा हुआ था। मैं परेशानी का शिकार थी कि क्या करूं। तब अचानक देवर को ज़ोर ज़ोर से छींक आने लगी। मौसम की बदलाव की वजह से शायद उसे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से तौलिया लेकर आई और देवर की तरफ बढ़ा दी, मगर इस वक्त वह सिर्फ चीखने में ही बिज़ी था। मैंने थोड़ी देर सोचा कि वह तो पागल है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक थी और सास भी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में इसका ख्याल मुझे ही रखना था। मैंने तौलिया देवर के ऊपर डाल दिया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो इसकी इस हरकत पर घबरा गई थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ देवर की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश किया। मेरी सास और नंद भी वापस आ गई। मेरा हाथ अभी तक देवर की गिरफ्त में था। जैसे मैं छुड़वाने की कोशिश में लगी हुई थी, ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि उसने इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मेरी तो सांस फूल चुकी थी। सास ने आते ही मेरी तरफ देखा और आगे बढ़कर जल्दी से देवर के हाथ से मेरा हाथ छुड़वाया। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी और जाते ही कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपने देवर की इस हरकत की वजह से आज मैं सास और नंद के सामने खुद को बार बार शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कमरे में जाकर मैं गहरी गहरी सांसें लेते हुए वह सब सोचने लगी जो देवर ने मेरे साथ किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ हुआ था अब इसमें मैं कैसे उसे कसूरवार ठहराती, जबकि मैं जानती थी कि उसे दिमागी मसला है। मैं अपने बेड पर बैठी अपने आप को देख रही थी कि सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं सास को देखा तो फ़ौरन कहा, माँ। वह सब मेरी सास ने मेरी बात काट दी और बोली, बहू मैं जानती हूँ बाहर जो कुछ भी हुआ वह सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। मुझे सास की बात से कुछ हौसला मिला था। सास ने बहुत दुखी होकर कहा, बहू मेरा बेटा पागल नहीं है, बस ये दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है। तुम इसकी बात पर बुरा मत मानना और दिल पर ना लेना। मेरा बेटा बहुत मासूम है, इसको अपने आप का ख्याल नहीं है, मगर कभी कुछ कर दे तो तुम इसे गलत ना समझना। सास की बात सुनकर मैं अपनी जगह खामोश हो गई थी। अब सास को और क्या कहती। मुझे तो देवर से अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और अब सास ने कुछ कहने से ही मना कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से उनको हौसला दिया था और कहा था कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उससे दूर ही रहूंगी और उसके सामने कम ही जाऊंगी। अगले दिन मेरा देवर सहन में बैठा खेल रहा था। मैं पहली मर्तबा देवर को गौर से देख रही थी। वह अच्छी खासी हेल्थ का था, इस बात में कोई शक नहीं था कि वह एक बहुत ही खूबसूरत था। मैं उसे इतनी गौर से देख रही थी कि अचानक ही जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे पास आकर वह एक बार फिर दूध पीने की ज़िद करने लगा। मुझे भी यह बात बहुत अजीब लगी और शर्म भी महसूस हुई। भला अब इसकी उम्र थी कि मैं इसे फीडर देती। मैं सास से बात करने की सोची और उनसे कहा कि मैं यह बात महसूस की है कि देवर मुझे देखते ही अजीब हरकतें करने लगता है। मेरी बात सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई थी, जिसे मैंने गौर से देखा था। तब सास फ़ौरन बोली, नहीं बहू तुम कैसी बातें कर रही हो। मेरे बच्चे को तो अपने होश ही नहीं है। वह तुम्हारे बारे में कैसे कुछ गलत सोच सकता है। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं सास का जवाब सुनकर खुद ही खामोश हो गई थी। अब उनको और क्या कहती। उनकी नज़र में तो उनका बेटा बहुत मासूम और भोला था। मैं खामोशी से उठी और बाकी के काम निपटाने लगी। मैं रात होने से पहले ही कपड़े छत से उतार कर ले आई थी। जब नंद के कपड़े उसके कमरे में देने के लिए गई तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही नंद तौलिए से अपने गीले बाल साफ करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मुझे देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके बाद मैं जल्दी से पानी पीने का कहते हुए बाहर की तरफ चली गई।
मैं हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। मैंने ज़्यादा गौर न किया और उसके कपड़े बेड पर रखकर वापस जाने की वजह से जल्दी कमरे के अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाते ही देवर को बगैर कमीज़ के उल्टे मुंह बेड पर सोते देखकर मेरे कदम वहीं जम गए थे। यह देखकर मेरे तो पसीने छूट गए थे। मैंने जल्दी से कपड़े वहीं पर ऐसे ही रखे और बाहर की तरफ भाग के सामने से आती हुई अपनी नंद से टकरा गई। मेरे चेहरे के उड़े रंग को देखकर नंद बिल्कुल चुप खड़ी थी, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगी और कहने लगी, भाभी आप देख कर नहीं चल सकती क्या? इसकी बात पर मैं और घबरा गई थी। इस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। नंद का जवाब सुनकर हैरत हुई, क्योंकि इससे पहले नंद ने मेरे साथ इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। मेरे लिए नाकाबिले रवैया और उसके कमरे में जो कुछ भी मैंने देखा वह बहुत ही अजीब था। मुझे बातें सुनाकर मेरी सुने बगैर नंद अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर लिया। मैं दिन भर की थकी हुई थी, ऊपर से जो हालात में देवर को देखा था इसकी वजह से डर महसूस करते हुए मैं सोचते सोचते ही सो चुकी थी। रात को न जाने कौन सा वक्त था, मुझे नींद में खुद पर किसी बोझ का एहसास हुआ तो मैं जल्दी से आंखें खोल दी, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों की चुभन महसूस हुई थी। मैं चिल्लाते हुए इसे खुद से दूर करना चाहा। कुछ देर बाद मुझ पर से वजन कम हुआ तो मैं उठकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलकर सास के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। जल्दी सास ने दरवाज़ा खोल दिया और हैरानगी से मुझे देखने लगी। मेरा जिस्म पसीने से डर रहा था। मैं भागकर अपनी सास के गले लग गई और रोने लगी। शोर की आवाज़ से नंद भी कमरे में आ गई। सास मुझे ऐसी हालत में देखकर घबरा गई थी और बोली कि बहू क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देख लिया है क्या? मैं अपनी सास से कहा, माँ मेरे कमरे में कोई था। यह कहते हुए मैं रोने लगी, जबकि सास ने हैरानगी से मुझे देखा और कहा, बहू तुम क्या कह रही हो? रात के 2 बजे कौन तुम्हारे कमरे में आएगा? क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा पति यहाँ है नहीं और देवर इस काबिल नहीं है तो कौन आ सकता है भला? सास ने कहा, वहाँ जाकर देख लेती हूँ। जैसे ही सास ने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरे की बत्ती जल रही थी और बेड पर एक सिलवट तक मौजूद नहीं थी। बस जहाँ मैं सोई हुई थी इस जगह पर हल्की सी सिलवट थी। माँ मेरा यकीन करें, मेरे कमरे में कोई था। मेरी बात सुनकर सास ने एक नज़र नंद को देखा और बोली, अगर यहाँ कोई था तो तुम बताओ कौन था? क्या तुमने उसे देखा था? मैं अब अपनी सास को देख रही थी, जो कि इस वक्त गुस्से में लग रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा कि इसी वक्त नंद बोली, भाभी लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। मैं तो चुपचाप खड़ी थी। तब सास बोली, बेकार से ख्वाब की वजह से तुमने मेरी नींद खराब कर दी और अब आराम से जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। मैं खामोश खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। माँ और नंद कमरे से चली गई तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया, लेकिन खिड़की पर नज़र पड़ी तो वहाँ कोई साया सा नज़र आया। गौर करने पर देखा कि इसी वक्त कोई वहाँ से भागा गया था। मैं जल्दी से खिड़की के पास गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दूसरी तरफ नंद खड़ी थी। तो क्या वह नंद का कोई आशिक था जो इसे मिलने आया था? गलती से मेरे पास आ गया। क्या यह सब मेरे साथ ही मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। पूरी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। अगली सुबह मेरी नंद खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आई और हमारे साथ नाश्ते में बैठ गई। मुझे नंद के रवैये में कोई भी बदलाव महसूस ना हुआ था। अचानक मुझे ना जाने क्या सूझा था कि मैं सास से बोली कि माँ, कल रात मैंने साथ वाले कमरे की खिड़की से किसी मर्द को बाहर जाते हुए देखा था। मेरी बात सुनकर मेरी सास को करंट लग गया था। साथ में कुछ पल ठहर कर कहा, बहू क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा कि माँ, वह कल रात अभी मैं कुछ कहती कि सास बीच में बोल पड़ी कि साथ वाला कमरा तुम्हारी नंद का है और तुम मेरे हिसाब से मेरी बेटी के कैरेक्टर के बारे में यह सब कह रही हो। मुझे तो सास की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। पहले देवर के बारे में वह सब कहना कि वह जो भी करे इसे मना ना करो। इसके बाद देवर का अपनी हद से आगे बढ़कर मेरे करीब आना और कल मेरे साथ जो हुआ उसके बाद नंद के कमरे से किसी मर्द का जाना, मुझे तो सब समझ आ रहा था।
ना जाने सास की अकल पर क्या पर्दा पड़ गया था कि वह सब समझते हुए भी अनजान बन रही थी। बल्कि सास तो उल्टा मुझ पर बरस पड़ी। मैं नज़र झुकाकर बैठी रही, क्योंकि इस वक्त मुझे कुछ भी कहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मुझे बोलने के बाद एहसास हुआ था कि मुझे शायद से बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर जो होना था वह तो हो गया था। नंद कोने में बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मुझे लगा शायद नंद कुछ कहेगी, लेकिन वह तो बिल्कुल खामोश रही थी। मैं भी खामोशी से वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सास नंद घर से बाहर चली गई। मुझ में उनसे कुछ भी पूछने की कोई हिम्मत नहीं थी। देवर घर में ही था, इसलिए पहले मुझे वह देखकर अपनी फरमाइश करता। मैं जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठकर ही काफ़ी देर गुजारने के बाद सोचों में गुम हो गई। मेरी नज़र जो खिड़की से बाहर गई तो सास नंद किसी मर्द के साथ खड़ी बातों में मशरूफ़ थी। मुझे उनके बात करने के अंदाज़ पर कुछ शक हुआ था। मैं दबे पाँव कमरे से बाहर निकली और जल्दी से चादर लेकर सास और नंद से छुपकर दूसरी दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। उनकी बातें सुनने लगी और जो बात उनके बीच चल रही थी वह सुनकर मैं उल्टे कदम वापस अपने कमरे में भाग आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं लंबी लंबी सांस ले रही थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैं न जाने उनकी किसी साजिश का शिकार होने वाली थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा तेज तेज बजने लगा। मैं जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और जाहिर की जैसे मैं सो रही हूँ। कमरे की दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर सास कमरे में आ गई। मेरी आंखें बंद थीं। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शायद जब सास को यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ, तो वह दरवाज़ा वापस बंद करके चली गई। मैं जल्दी से आंखें खोल ली। मुझे यकीन था मेरी सास इस बात को यकीन करने ही आई थी कि मैं सो रही हूँ या नहीं। शायद उनको महसूस हो गया था कि किसी ने उनकी बातें सुनी हैं। मुझे अब सारी कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आ रही थीं। मैंने सोच लिया था देवर और सास का राज जानकर ही रहूँगी, लेकिन मुझे कुछ खबर ना थी कि सच में मुझ पर क़यामत गुजरने वाली थी। अगले दिन तो देवर ने हद कर दी। वह मेरे करीब आकर उससे पहले मुझे हाथ लगाता। मैंने इसे धक्का दे दिया और वापस अपने कमरे में भाग गई। मुझे इस घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पति भी मुझसे कांटेक्ट में ना था कि उसे कुछ कह सकती। मेरा मायका भी बहुत दूर था और सास कभी मुझे अपने घर ना जाने देती। मैं अगले दिन खरीदारी का सोचकर तैयार होकर सास के साथ मार्केट चली गई। वापस आने पर नंद मेरे लिए खास चाय बनाकर कमरे में ले आई, तो मैं चुपके से चाय गिरा दी। थोड़ी देर बाद बाहर से अजीब आवाज़ आने लगी। मैंने काफ़ी दिनों से नोट किया था, जब नंद चाय बनाती थी मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। इसीलिए आज मैंने चाय नहीं पी। मैं अजीब आवाज़ सुनकर बाहर जाकर देखा तो देवर नंद के बहुत करीब सोफे पर चिपक कर बैठा हुआ था और नंद के साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सास ने नंद से कहा, जाकर देख दवाई ने अपना असर कर दिया कि नहीं। अब तक वह बेहोश हो गई होगी और मुझे आवाज़ दे देना। मैं जब सास की बात सुनी तो जल्दी से सोफे पर ही लेट गई। नंद कमरे में आई तो मुझे बेहोश समझकर बेदर्दी से मेरा मुंह अपने हाथों की गिरफ्त में लिया। तकलीफ़ होने के बावजूद मैं आंखें नहीं खोल सकती थी। तभी नंद की पुकार से देवर कमरे में आ गया। सास ने कहा, बस आज इस अजीब जान से जान छूट जाएगी। कितने पापड़ बेलने पड़े हैं इस लड़की के लिए। मैं दिल में डर से सोच रही थी कि जो मंसूबा उन्होंने बनाया है कहीं वह उल्टा ही ना हो जाए, क्योंकि मैं कमरे में कैमरा लगा दिया था और पुलिस को भी आगाह कर दिया था, क्योंकि सास और नंद की अजीब हरकतों को देखते जब पड़ोसियों से उनके बारे में बातें सुनी तो मेरी रूह कांप गई थी। वह लोग इतने करीबी रिश्ते को कैसे बदनाम कर रहे थे। इससे पहले मेरा देवर मुझे हाथ लगाता मैंने अचानक आंखें खोल दिया और देवर के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा। इससे पहले वह लोग मेरे साथ कुछ गलत करते। पुलिस ने आकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उन लोगों को और मेरे पति को दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे शहर में था, इसे भी अपनी हिरासत में ले लिया था कि गिरफ्तारी पर उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दिया था। वह लोग कोई माँ बेटा नहीं थे बल्कि उनका एक गैंग था। वह लोग शादी के बाद ऐसे ही एक लड़के को देवर बनाकर मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करवाते थे और जो लड़की उनके झांसे में आकर फंस जाती थी फिर उसे ब्लैकमेल करके उनसे ज़बरदस्ती करते। मैंने मुड़कर उनकी तरफ ना देखा था और
अपने घर चली गई थी। मेरी माँ ने 2 साल के इंतज़ार के बाद मेरी दोबारा शादी करवा दी थी। इस दौरान माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि तलाक़शुदा होने की वजह से सब मुझे ही गलत समझते थे। लेकिन माँ के गांव के दोस्त जब उनसे मिलने आई तब उन्होंने सब जानने के बाद माँ से मेरा हाथ मांग लिया था। उन्होंने भी पहले बहू शहर से लाई थी जो कि आज़ादी के नाम पर तलाक लेकर चली गई थी। मैं शादी से भी बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा बहुत बुरा गया था। लेकिन शादी के बाद अपने पति का रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बस सबसे यही गुजारिश है कि पैसों की चकाचौंध देखकर अंधाधुंध रिश्ते ना कर दिया करें, बल्कि बड़ी बारीकी और समझदारी से अच्छे लोगों का चुनाव करें और सबको यही राय दें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।